Hello students, in today's lecture number 21 we shall start our discussion on combination of cells. There are three basic categories of combination: series combination, parallel combination and mixed combination. First we shall discuss the series combination of cells. Cell क्या होता है ये हमने बात की. A device which convert chemical energy into electrical energy is known as cell. It has two electrodes made up of metal or metal of different materials. One is known as positive electrode and another is known as negative electrode. These two electrodes have certain potential difference. So इस तरीके की हमने बात सेल में की थी. ड्राई सेल हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो सकता है, जो बेसिकली हम प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं. लेक्लांसी सेल है और आपका डेनियल सेल है, और अलग अलग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है. ये सब बातें हमने की हैं. तो आज हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. इसमें हम दो केसेस लेंगे. पहला जो केस हम ले रहे हैं, इट इज़ इफ़ ईएमएफ ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम. यदि जो सीरीज में कनेक्टेड सेल्स हैं उनका ईएमएफ सेम है. ईएमएफ सेम होने का मतलब है कि यदि मैं ये कंसीडर करता हूँ कि सभी सेल्स आइडेंटिकल सेल्स हैं, इफ़ वी आर डीलिंग विद आइडेंटिकल सेल्स, ध्यान रखिएगा, और ये सभी सेल्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है. मैंने यहाँ पर स्मॉल एन सेल्स लिए हैं. कितने नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं? एन सेल्स. E1 फर्स्ट सेल का ईएमएफ है, E2 सेकंड सेल का ईएमएफ है, E3 थर्ड सेल का ईएमएफ है, En nth सेल का ईएमएफ है. स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3, स्मॉल rn, ये सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं सेल के. अब इनको सीरीज में जोड़ना है तो क्या करते हैं हम भाई, फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है सेकंड सेल के पॉजिटिव से, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव से, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे. तो जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसका मतलब वो सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं. और जब सेल सीरीज में होते हैं तो करंट सेम रहता है. ध्यान रखिएगा, करंट क्या रहता है? सेम रहता है. लेकिन ईएमएफ सेम नहीं होगा, ई सेम नहीं होगा, ई डिफरेंट होगा. ठीक है, ई क्या होगा? डिफरेंट होगा. यानी इनके जो ईएमएफ होगा या जो पोटेंशियल होगा सेल के अक्रॉस टर्मिनल के बीच में, वो डिफरेंट हो सकता है यदि आप आइडेंटिकल सेल नहीं ले रहे हैं तो. लेकिन हम यहाँ तो आइडेंटिकल सेल केस 1 में कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं E1, E2, E3, En यानी सभी सेल्स का जो ईएमएफ है वो बराबर मान रहा हूँ. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी सेल्स का जो ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ आप सब जानते हैं कि जब सेल यूज में नहीं होता है तो उस समय सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहते हैं. अब मैं यहाँ पर ये मान रहा हूँ कि सभी सेल्स का ईएमएफ किसके बराबर है? ई के बराबर है. ठीक है, तो देखिए इन सेल्स को मैंने सीरीज में जोड़ा. किस में जोड़ा? सीरीज में जोड़ा. और सीरीज में जोड़ने के लिए एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ा. इसी क्रम में हम आगे जोड़ते चले गए. ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं और ये R एक एक्सटर्नल रजिस्टर है. और मैंने यहाँ पर एक की लगाई है, की को मैंने क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया. और अब इस समय सेल से क्या हो रहा है? करंट ड्रॉ हो रहा है. तो इस समय इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का, वो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. ठीक है, मैं यहाँ पर यदि ये बात करूँ कि टोटल ईएमएफ क्या होगा, ये जो जितने एन नंबर ऑफ सेल सीरीज में जुड़े हैं इनका टोटल और इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? टोटल ईएमएफ इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ ऑल सेल्स. ठीक है, सभी सेल्स का यदि हम टोटल ईएमएफ की बात कर रहे हैं, मतलब सभी सेल्स के ईएमएफ को सम करेंगे. और सभी सेल्स के ईएमएफ को सम किया, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En, और सभी बराबर हैं. ई के बराबर मान लिया है हमने. E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू En, ये माना है. तो इसको मैं इस तरीके से E प्लस E प्लस E प्लस अप टू E, इसको NE लिख सकता हूँ क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स हैं. सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहले का R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है और nवे का Rn है. तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? यदि मैं टोटल को R से रिप्रेजेंट करूं तो फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस थर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस nth सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी समान होगा क्योंकि सेल आइडेंटिकल है.
और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस जब समान होगा तो मैं मान लेता हूँ सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर है, तो ये भी R हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, NR आ जाएगा। यानी जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इफेक्टिव या R टोटल, ये किसके बराबर आ जाएगा, NR के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने टोटल EMF या इफेक्टिव EMF निकाल लिया। इफेक्टिव EMF या टोटल EMF की मैं बात करूं तो ये निकाल लिया, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब आप कहेंगे जी ऐसे क्यों जोड़ा है, क्योंकि सेल्स जो है सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे आता है, तो इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से लिख दिया है। तो अभी तक हमने केवल इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव कितना है सभी सेल्स का वो निकाल लिया, इफेक्टिव EMF कितना है वो निकाल लिया। अब इस सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल रजिस्टर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो क्या होना चाहिए भाई, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का केवल NR के बराबर नहीं होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN ये नहीं होगा, केवल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा। भाई मैंने कल आपको बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंसेज का सम। तो टोटल रेजिस्टेंस यदि मैं यहाँ से लिखूं सर्किट का, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इफेक्टिव और या फिर कहें हम टोटल क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इनके सम के बराबर होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, कैपिटल R है, और इन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था, NR। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का, ये क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये आ गया, और टोटल EMF हमने निकाल ही लिया था। तो सर्किट के अंदर करंट कितना होगा फिर, therefore current flowing in the circuit कितना होगा, I, और ये I किसके बराबर होगा, इस I की बात कर रहा हूं मैं, ये I किसके बराबर होगा भाई, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यही तो होगा। तो I वुड बी इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और इंटरनल भी आ जाएगा। टोटल EMF कितना था, N इंटू ई, N सेल सीरीज में है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस NR। तो ये करंट आ गया सीरीज के केस में, जब N नंबर ऑफ सेल सीरीज में जुड़े हैं तो ये टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, अब सीरीज में जब जुड़े हैं तो करंट मैक्सिमम कब होगा, इसमें दो केस हो सकते हैं बेटा। केस 1, यदि मैं ये मानूं इफ R इज ग्रेटर देन NR, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ external resistance is very greater than internal resistance। यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जब R का वैल्यू इस NR से ज़्यादा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो NR है, यदि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर, क्योंकि NR तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि NR की तुलना में R बहुत बड़ा है, तो इसलिए R के बराबर आ जाएगा। करंट इन सर्किट क्या हो जाएगा, करंट इन सर्किट क्या आ जाएगा, I वुड बी इक्वल टू N, E तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर N ही हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, केवल
आर आएगा, नीचे क्या आएगा, केवल आर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो ये क्या आ गया, ये एक मैक्सिमम करंट आ गया। क्या आ गया है? मैक्सिमम करंट आया। तो सर्किट में जब हमने सेल्स को सीरीज में जोड़ा है तो मैक्सिमम करंट किसके बराबर होगा? जब सेल्स सीरीज में है तो जो मैक्सिमम करंट है वो E अपॉन कैपिटल आर का n टाइम्स होगा। ठीक है। और यदि इसका उल्टा लेता हूं मैं, केस सेकंड लेता हूं, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल resistance is very small then internal resistance of cell. इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी कम है तो उस केस में R प्लस एन आर, अब क्या है भाई, R कम है, R बहुत ज़्यादा कम मान रहे हैं हम और इस स्मॉल r के कंपैरिजन में, तो फिर ये n इंटू स्मॉल r के बराबर हो जाएगा क्योंकि उस केस में R नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर इस इक्वेशन से करंट I कितना हो जाएगा? देयरफॉर I क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, कैपिटल R नेग्लेक्ट एन आर, एन ई ऊपर बचेगा और नीचे एन आर बचेगा, तो एन ई ऊपर आएगा और नीचे एन आर आएगा। ठीक है। एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ई अपॉन स्मॉल आर आ गया, तो करंट इतना आ जाएगा। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा था केस 1 में इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो मैक्सिमम करंट हमें मिल रहा है। तो यदि सीरीज में हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, हम डिफरेंट आइडेंटिकल सेल्स ले रहे हैं और उनको सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज में जोड़ने के बाद यदि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला केस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, दैट इज इफ वी वांट टू गेट maximum current on connecting small n identical cells in series। सेल्स को सीरीज में जोड़ने पर, कितने n सेल्स को सीरीज में जोड़ने पर यदि आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, ठीक है, then we have to keep the value of external resistance very external resistance कौन, R, very high as compared to internal resistance। भाई यदि आप आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में जोड़ रहे हैं और सीरीज में आप मैक्सिमम करंट लेना चाहते हैं, तो क्या कंडीशन होगी? मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? जब हम सेल्स को सीरीज में जोड़ने के बाद जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू इन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। ध्यान रहेगा। तो इफ वी वांट टू गेट मैक्सिमम करंट on connecting n identical cells in series, then we have to keep the value of external resistance capital R very high as compared to internal resistance। जैसा कि हमने केस वन में हमें जो करंट मिल रहा था वो मैक्सिमम था जब हमने कैपिटल R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत ज़्यादा रखी। तो जब सेल्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं, एग्जाम में आता है प्रश्न कि हाउ डू वी इफ वी कनेक्ट आइडेंटिकल सेल्स, क्या क्वेश्चन आता है, इफ वी कनेक्ट आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज देन व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर गेटिंग मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मस्ट बी ग्रेटर देन
द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तब जाके करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए एन टाइम्स आ रहा है, मैक्सिमम क्यों है, एन टाइम्स आ रहा है यहाँ, और यहाँ क्या है, ई अपॉन आर आ रहा है सिंपली। तो इस तरीके से हम आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, ये कंडीशन हम डिराइव कर पाते हैं। अब इससे आगे बात करेंगे। इससे आगे मैं बात करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और इसमें मैं केस सेकंड ले रहा हूँ कि व्हेन ईएमएफ ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इज डिफरेंट। इनके ईएमएफ अलग अलग हैं, E1 और E2 बराबर नहीं है, यानी डिफरेंट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या होगा। तो इस केस में देखिए मैंने दो सेल्स का एग्जाम्पल लिया है। ये फर्स्ट सेल है E1, इसका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये सेकंड सेल है E2, इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये फर्स्ट सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड सेकंड सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, तो ये सीरीज हो गया। ये R1 फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r2 सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर है, और K की है, और ये की क्लोज है, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट ड्रॉ होगा इन सर्किट सेल्स से। इस पॉइंट को A मान लिया, इस पॉइंट को C मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया। अब देखिए ए और सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी E1 के अक्रॉस पोटेंशियल, फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल, एंड बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेकंड सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा या नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि भाई इसके अक्रॉस, फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है हमारा। यदि देखिए अभी करंट ड्रॉ हो रहा है सर्किट में, ठीक है, सर्किट में करंट ड्रॉ हो रहा है, तो इन फर्स्ट सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेकंड के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यदि मैं लिखूं एज पर एबव सर्किट, इस सर्किट से यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूँ ए और सी के बीच, तो क्या ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा या नहीं होगा। भाई फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल और सेकंड सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सम होगा, यानी जो टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेल 1 प्लस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेल 2, यही होगा। और टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने VAC लिखा है, A से C, ठीक है, ये टोटल होगा। और फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस A और B, इन दोनों टर्मिनल के बीच A और B ले लिया हमने, और सेकंड सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आ रही है भाई, सेकंड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच होगा, ये टर्मिनल B से जुड़ा है, ये टर्मिनल C से, तो B और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फर्स्ट सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VAC बराबर VAB प्लस BBC, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखिए VAB, देखिए सिंस V की वैल्यू आपने ध्यान हो तो हमने एक रिलेशन निकाला था कल, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। IR क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये निकाला था कल। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या आ जाएगा, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन 2 VAB क्या लिखा जाएगा, VAB क्या होगा भाई, VAB यानी फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट सेल के लिए V की जगह आ गया VAB, और E की जगह क्या आएगा फर्स्ट सेल के लिए E1, और I क्या है, सीरीज में I तो सेम रहेगा, सीरीज में I क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो I तो फर्स्ट सेल के लिए भी I होगा और सेकंड के लिए भी I होगा, तो I आ गया। ठीक है, I कितना आ गया, I रहेगा सीरीज में, और R की जगह क्या आएगा, फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है
R1, तो VAB किसके बराबर होगा, E1 माइनस R1, हो गया नहीं, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। एंड VBC यानी सेकंड सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, E की जगह E2 आएगा, R की जगह R2 आएगा, ठीक है यानी, तो VBC, B की जगह VBC, E की जगह आ गया E2 सेकंड सेल के लिए, I तो सेम रहेगा सीरीज में है, और R की जगह R2 आ जाएगा, इक्वेशन 4 मान लेता हूँ, ठीक है। एंड टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, V क्या होगा, B बराबर क्या होगा, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, ठीक है। अब V की जगह क्या आएगा, B बराबर क्या फॉर्मूला, E माइनस आई आर। अब ये E क्या है भाई, बेटा E क्या है, दो सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो E1 प्लस E2 होगा E, और इस E को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट EMF या टोटल EMF। इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख देता हूँ, EQ, इक्विवेलेंट EMF, माइनस I तो सेम रहेगा, और R क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा, REQ लिखूंगा, यानी इसको मैं इक्वेशन 5 मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट सेल के अक्रॉस निकाल लिया, सेकंड के अक्रॉस निकाल लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 1 में बी री रिटन एज, क्या लिखी जाएगी इक्वेशन 1 भाई, 3 से BAB का वैल्यू, 4 से BBC का वैल्यू, और 5 से B का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, तो क्या लिखा जाएगा, B की जगह क्या आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है या नहीं भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, ये टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको BAC लिख लो भाई, A और C के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो होगा टोटल, तो VAC लिख लिया। तो VAC का वैल्यू 5 से, और BAB का वैल्यू 3 से, BBC का वैल्यू 4 से कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो VAC की जगह रखा मैंने ये E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू BAB क्या है, BAB का वैल्यू E1 माइनस IR1 है, ठीक है, प्लस BBC, यही है ना, प्लस BBC, और BBC का वैल्यू हमारे पास क्या है, E2 माइनस IR2, यही है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, IR इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर E1 प्लस E2 लिख लिया मैंने, ठीक है, और इसको एक साथ लिखूं तो माइनस I तो कॉमन आ रहा है, और R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ नहीं, इसको और इसको एक साथ लिखा तो I कॉमन ले लिया माइनस I, और अंदर बचेगा R1 प्लस R2। अब दोनों पक्षों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 के बराबर आ रहा है, E1 प्लस E2 के बराबर आ रहा है। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, I की जगह तो I है, माइनस I की जगह माइनस I है, और R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, R इक्विवेलेंट आ रहा है R1 प्लस R2। तो ध्यान रखिएगा, जब सेल्स सीरीज में जोड़ते हैं डिफरेंट सेल्स को, तो उनका इक्विवेलेंट EMF या टोटल EMF तो जुड़ जाएगा, ठीक है, और उनका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी आपस में ऐड हो जाएगा सिंपली। इस तरीके से टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और टोटल EMF सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीरीज में। तो ये बात हुई इस टॉपिक के ऊपर, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू वेरी मच।